गाइस आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो इससे पहले अगर आपने केमिस्ट्री के लेक्चर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। पूरा का पूरा साइंस का कोर्स मैंने केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर दिया है। ये बाकी सारे जितने मतलब यूट्यूब पे लेक्चर्स पड़े हुए हैं आपके या फिर उन यूट्यूबर्स ने अगर वो बुक बनाई है उन सबसे अलग है आपके ल्यूसेंट से। इसको मैंने बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख करके जो है वो ये बनाई है मैंने बुक, ठीक है, पूरी तरीके से रिसर्च करके कि आपके जितने स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं उसमें जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये सारे जो है वो कवर करेगा। तो आज देख लेते हैं मिक्सचर, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं मिक्सचर के बारे में। वैसे ये करवा चुका हूँ मिक्सचर, इसके टाइप्स, एंड आज हम बेसिकली इसके सेपरेशन के मेथड देखेंगे। तो जैसा कि आपको मिक्सचर की डेफिनेशन मैंने आपको बताई दी थी कि दो या दो से कंपाउंड, अधिक कंपाउंड, ठीक है, तो या पदार्थ उनको आपस में आप मिला दो तो उसको मिक्सचर बोलते हैं। किसी अनुपात में भी आप उसको मिला दो, ठीक है, किसी भी रेशो में आप उसको मिला दो। जैसे वाटर है, वाटर के अंदर वाटर एक इटसेल्फ कंपाउंड है, उसके अंदर आपने नमक डाल दिया, चीनी डाल दी, तो वो क्या बन गया, आपका एक मिश्रण बन गया। लेकिन इसमें उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज नहीं हो रही, मतलब एक तरीके से वो केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, वहाँ पे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ सकता है। जैसे आप पानी में अगर नमक मिला दोगे, ठीक है, तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आगे देखिए, मिश्रण में उनके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता है, शरबत, चाय, हवा इत्यादि। मिश्रण के प्रकार प्रकार जो है वो दो तरीके के हैं। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में आप कर सकते हो। सो होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस, ठीक है, दो टाइप्स हैं। होमोजीनस सॉल्यूशन मतलब ऐसे कण जिनको अलग अलग आप नहीं देख सकते। जैसे पानी में आप नमक मिला दो या फिर आप पानी में चीनी मिला दो, ठीक है, तो उनको आप अलग अलग नहीं देख सकते, आपको बिल्कुल एक जैसा से ही दिखेगा, आपको बिल्कुल वाटर सा ही दिखेगा। मतलब उनके आपको अलग तरीके से पार्टिकल नहीं दिखेंगे जब आप उनको पूरा मिक्स कर दोगे। जैसे अल्कोहल और जल का मिश्रण हो गया। उसके बाद देखिए हेट्रोजेनस मिक्सचर, विषमांगी मिश्रण, ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को आप अलग अलग देख सकते हो। मतलब जैसे पानी और तेल को आप जब मिला देते हो, जब तो होता क्या है, पानी के ऊपर आप तेल डालने पर, हिलाने पर तेल ऊपर आ जाता है और पानी नीचे बैठ जाता है, और आप तेल को पानी और तेल को आप अलग अलग कर सकते हो। इससे बेसिकली ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है। रेत और जल का मिश्रण हो गया, पेट्रोल हो गया, जल का मिश्रण हो गया, तेल और जल का मिश्रण हो गया। या पेट्रोल में आप जल मिला दो तो वहाँ पे भी अलग से उनको आप विजिबल हो जाएंगे, आपको मतलब जो ऑयल पार्टिकल्स हैं वो आपको अलग दिखेंगे, ठीक है, ऑयली जो पार्टिकल्स हैं। उसके बाद आगे देखिए इनको अलग अलग करने की जो टेक्निक्स हैं, सेपरेशन मेथड्स हैं। हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीव, मैग्नेटिक सेपरेशन, नाम से पता चल रहा है। हैंड पिकिंग बेसिकली चुनना। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है जब ठोस पदार्थ का आकार बड़ा और आकृति भिन्न भिन्न होने के कारण नेत्र से दिखाई दे सके, इसको हैंड पिकिंग बोलते हैं। हैंड से उसको रिमूव कर देते हैं आप। विनोइंग, इसमें एक ठोस हल्का जबकि दूसरा ठोस क्या होता है, भारी होता है। तो बेसिकली वायु का यूज़ करेंगे हम, एयर का यूज़ करेंगे, जिससे क्या होता है, आपका जो हल्का पदार्थ है वो दूर गिर जाता है और भारी पदार्थ क्या होता है, निकट गिर जाता है। तो इस तरीके से वो सेपरेट हो जाता है। उसके बाद आता है छलनी। छलनी भी यही होता है कि उनका साइज में डिफरेंस आ जाता है, जो भी सॉलिड पार्टिकल होता है जिसके द्वारा वो अलग हो जाते हैं। तो जो बारीक ठोस कण होते हैं वो जाली द्वारा छनकर नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद आता है मैग्नेटिक सेपरेशन। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे चुंबकीय जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ की जाती हैं। इसमें चुंबकीय और अनचुंबकीय पदार्थों को अलग किया जाता है, जैसे लोह युक्त खनिजों का निष्कर्षण। उसके बाद आता है ठोस का द्रव से पृथक्करण, मतलब लिक्विड से आपको ठोस निकालना है तो कैसे उसको सेपरेट करोगे। तो जैसे वेपोराइजेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो गया और डिस्टिलेशन हो गया, ये सभी मेथड्स हैं। तो इस विधि द्वारा ऐसे मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक वोलेटाइल होता है जिसकी वाष्प बन जाती है और दूसरा नॉन वोलेटाइल होता है, जैसे कि चीनी और पानी का घोल का मिश्रण, नमक और पानी के घोल का मिश्रण। आप समुद्र जल से नमक का आप निर्माण करते हो, किस विधि द्वारा करते हो, वेपोराइजेशन। इसमें क्या होता है, आपका जो वेपर्स के फॉर्म में वाटर तो उड़ जाता है लेकिन नीचे क्या बच जाता है, आपका ये नमक बच जाता है, तो ये होता है वेपोराइजेशन। तो लिक्विड से आप ठोस को अलग कर रहे हो, ठोस क्या है, इसमें नमक हो गया। उसके बाद आता है आपका क्रिस्टलाइजेशन, रवाकरण। क्रिस्टलाइजेशन में आपको क्या होता है, इस विधि द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध इम्प्योर सॉलिड मिक्सचर को आप क्या करते हो, एप्रोप्रिएट सोलवेंट के साथ मिला करके गर्म करते हो, और गर्म अवस्था में ही उसको कीप द्वारा छान लिया जाता है। छानने के बाद जो आपका विलयन है उसको कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में विलयन से क्या हो जाता है, आपका अलग हो जाता है। सो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो आपका क्रिस्टलाइजेशन है इसमें बेसिकली होता क्या है, आपको क्रिस्टल के फॉर्म में जो आप जिस चीज़ को भी सेपरेट करना चाहते हो वो आपको मिल जाता है। तो दोनों ही चीज़ें यूज़ की जाती हैं इसमें आपका वेपोराइजेशन भी यूज़ किया जाता है और इसमें आपका एक तरीके से वेपोराइजेशन आप उसको हीट भी कर देते हो, और एक मीडियम आप इस तरीके का यूज़ करते हो, कूलिंग भी करते हो आप इसमें, और एक आप इसको वेपोराइजेशन भी कर देते हो।
देखिए जैसे आपके पास चीनी और नमक का मिश्रण है। अब ये चीनी और जो नमक है ये दोनों आपके क्या करते हैं, पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। इनके लिए अगर आप सोलवेंट जो है वो वाटर यूज़ करोगे तो दोनों सोल्यूट जो है वो घुल जाएंगे। तो कैसे उनको आप सेपरेट कर पाओगे, तो ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने क्या करा, जो चीनी है और जो नमक है उसमें आपने डाल दिया अल्कोहल। ये एक्चुअली प्योर अल्कोहल होता है, CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल जिसको बोल देते हैं। तो इथाइल अल्कोहल में क्या होता है, जो चीनी होती है ना वो आपकी क्या होती है, सोल्यूबल होती है, नमक उसमें घुलता नहीं है। तो आपने एक अलग से कीप द्वारा उसको छान लिया, आपने इथाइल अल्कोहल डाल दिया चीनी और नमक के उसमें डाल दी। तो उससे हुआ क्या, चीनी तो घुल गई और जो नमक है वो बच गया। तो उसको फिल्टर पेपर द्वारा आपने उसको जो रेजिड्यू हैं इसके नमक के वो अलग कर दिए। अब आपके पास बचा चीनी और इथाइल अल्कोहल। अब आपको कैसे निकालना है, आपने इसको हीट कर दिया, 348 केल्विन टेम्परेचर पे आपने इसको हीट कर दिया। हीट करने के बाद क्या होगा, जो इथाइल अल्कोहल है ये उड़ जाएगा, ठीक है, वेपर्स की फॉर्म में, और आपके पास बचेगा चीनी का क्रिस्टल, ठीक है। तो आपको बताया चीनी और नमक, जिसमें आप वेपोराइजेशन का प्रोसेस यूज़ कर रहे हो। ऊपर जैसे आपका चीनी है, चीनी को आप क्रिस्टलाइजेशन कैसे बनाओगे, वाटर में आपको पता है कि चीनी जो है वो घुल जाती है, तो आपने चीनी उसमें घोल दी वाटर में। अब आपको क्या करना है, आपको ये जो चीनी है जो कि एक ठोस था और उसमें आपने क्या करा, उसको बहुत ज़्यादा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया। सुपर सैचुरेटेड मतलब जो आप वाटर में चीनी घोल रहे थे, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर आपको उसमें और चीनी घोलनी है तो आप उसको क्या करते हो, गर्म करते हो, तो एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपके पास बन जाता है, ठीक है। ये मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा। सोलवेंट आपका क्या हो गया, वाटर हो गया, और जिस चीज़ को आपने अलग करना है आपको, ठीक है, कोई भी अकार्बनिक ठोस है उसको आपने अलग करना है। तो छानने के बाद आप जो सॉल्यूशन को कम ताप पर धीरे धीरे ठंडा करते हो, तो ठंडा होने पर जो शुद्ध पदार्थ है वो क्रिस्टल के रूप में आपको दिखाई देगा। चीनी के आपको एक क्रिस्टल जैसे दिखाई देंगे, जो आप उसको अलग कर सकते हो पानी से, ठीक है। चीनी और नमक का वेपोराइजेशन से अलग हो गया। आगे का जो प्रोसेस होता है वो डिस्टिलेशन प्रोसेस है। इस विधि का प्रयोग तब करते हो जब देयर इज़ अ डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ टू लिक्विड्स। दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में अगर डिफरेंस हो, जैसे आपका हो गया जल और एसीटोन का मिश्रण, ये आप इसी विधि द्वारा करते हो। जल और अल्कोहल का मिश्रण भी इसी द्वारा करते हो, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट्स में क्या होता है, डिफरेंस होता है। आगे इसका काफ़ी यूज़ होने वाला है डिस्टिलेशन का। इसमें आगे फ्रैक्शंस भी लगा देते हैं। अलग अलग फ्रैक्शंस लगाने का मतलब ये हो गया कि वहाँ पे अलग अलग आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो, क्योंकि एक पर्टिकुलर मिक्सचर में आपके अलग अलग ऐसे लिक्विड्स होंगे, ऐसे कंपाउंड्स आपको लेने होंगे जिनका टेम्परेचर, जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो अलग अलग होता है। तो अलग अलग टेम्परेचर पर उनको आप सेपरेट आउट कर सकते हो। तो आपने फ्रैक्शन लगा दिया। सो डिस्टिलेशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें वाटर वेपर्स को आप क्या करते हो, वोलेटाइल लिक्विड में कन्वर्ट करते हो और उसको आप सिलेक्टिव बॉइलिंग के थ्रू सेपरेट कर लेते हो। तो ये आप कैरिड आउट करते हो लिक्विड जिनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। द टेक्निक इज़ यूजफुल इन ऑब्टेनिंग अ प्योर लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़, या फिर ऐसी टेक्निक में भी आप यूज़ कर सकते हो जिसमें एक लिक्विड आपका नॉन वोलेटाइल हो, क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल होगा या फिर जिसका आपका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होगा, तो जब आप उसको हीट करोगे तो वो तो वहीं पड़ा रह जाएगा, लेकिन जो वोलेटाइल लिक्विड होगा वो आपका वेपर्स की फॉर्म में आप उसको अलग कर पाओगे। रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है, क्योंकि फिजिकल और केमिकल चेंज मैंने आपको बताया था, जो फिजिकल है दैट कैन बी रिवर्स। जब एक स्टेट से वो दूसरी स्टेट में चला जाता है तो उसको आप रिवर्स कर सकते हो बाय अप्लाइंग हीट एंड प्रेशर, ठीक है। इनके इफेक्ट को आप चेंज करके वो आप जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो स्टेट ऑफ मैटर है उसको आप चेंज कर सकते हो, स्टेट को। सो यहाँ पे जैसे ये एक प्रोसेस दिखा रखा है आपको, सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस है। यहाँ पे बर्नर है, सोल्ट वाटर है, जब आप उसको स्टीम दोगे, ऊपर थर्मोमीटर लगा हुआ है, ठीक है, जो कि आपका टेम्परेचर मापता है, ठीक है। यहाँ पे आपका कंडेंसर लगा होता है विच इज़ हेल्पफुल, ठीक है, विच इज़ हेल्पफुल इन, ठीक है, कूलिंग द सब्सटेंस। तो यहाँ पे कूलिंग सब्सटेंस होता है, कोल्ड वाटर आप डालते हो, ठीक है, और यहाँ पे आपका डिस्टिल्ड वाटर आ जाता है। आगे हम पढ़ेंगे मेन जो है वो इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो सबसे मेन पार्ट है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपका होता क्या है, जब दो द्रवों का जो मिश्रण होता है उसके बॉइलिंग पॉइंट में आपका डिफरेंस होता है, तो इसमें आप क्या करते हो, एक फ्रैक्शन का प्रयोग करके विभिन्न पदार्थों को आप अलग अलग ताप पर पृथक करते हो। जैसे पेट्रोलियम पदार्थ का पृथक्करण हो गया, जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, या फिर वायु में विभिन्न गैसों का आप उसको सेपरेट करते हो। इसको मैं पूरा पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, एक और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन द टू लिक्विड मस्ट बी लेस दैन 25 डिग्री सेल्सियस। तो उनके बीच में जो डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट का, वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम का होना चाहिए, ठीक है।
तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप वहाँ यूज़ करते हो जहाँ पे उनके जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है ज़्यादा हाई नहीं होता, या फिर आप कहोगे कि 25 डिग्री सेल्सियस से कम का होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है। और द लिक्विड आर इन यूज़ इन दिस मेथड, सच लिक्विड आर यूज़ इन दिस मेथड, द लिक्विड शुड बी मिक्सिबल विद वन अनदर। जैसे आप पानी में नमक मिलाते हो तो मिक्सिबल लिक्विड हो गया, एक तरीके से पूरा घुल जाए वो। तो एक सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, इस ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बीड्स, ठीक है। एक सिंपल फ्रैक्शनेटिंग ये कॉलम लगा रखा है। तो बेसिकली एक ट्यूब होती है जो कि ग्लास बीड्स के साथ आपकी पैक की जाती है। द बीड्स, ये जो बीड्स होते हैं ना, जो फ्रैक्शन में लगे होते हैं आपके बीड्स, इट प्रोवाइड्स अ सरफेस फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली। क्योंकि यहाँ पे जब आपकी वेपर्स बन के आएंगी ना, तो जो बीड्स होंगे उनसे वो टकराएगी, वहाँ पे एनर्जी अपनी लूज़ कर देगी, तो एक सरफेस प्रोवाइड करेगा फॉर द वेपर्स टू कूल एंड कंडेंस रिपीटेडली। वहाँ पे जाके कूल डाउन होगा और कंडेंस होगा, तो एक सरफेस प्रोवाइड करेगा, वहाँ पे सरफेस से वो टकरा करके अपनी एनर्जी लूज़ करके वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा। व्हेन वी यूज़ अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, द हीट लॉस्ट बाय द वेपोराइजिंग लिक्विड इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द कॉलम। जो कि मैंने अभी आपको बताया, कॉलम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब एक तरीके से हीट ट्रांसफ़र का फिनोमिना आप लगा रहे हो। आपने लिक्विड को हीट किया, उसमें जो वेपोराइजिंग लिक्विड था वो कॉलम में चला गया, कॉलम के अंदर बीड्स हैं, बीड्स के सरफेस एरिया पे टकरा करके वो ठंडा हुआ और टेम्परेचर किसका बढ़ा, कॉलम का बढ़ा। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, ए और बी आपका दो लिक्विड है, एक का बॉइलिंग पॉइंट 80 है तो एक का 100 डिग्री रिस्पेक्टिवली। नाउ बोथ द लिक्विड राइजिंग टू द कॉलम, ठीक है। दोनों लिक्विड मतलब जब आप उनको हीट कर रहे हो, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, तो दोनों ही लिक्विड जो है वो राइज कर रहे हैं एक टाइम के बाद। द लिक्विड विद लेसर बॉइलिंग पॉइंट विल बी एबल टू क्रॉस द कॉलम, वो कॉलम से क्रॉस हो जाएगा। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कॉलम रीचेज 80 डिग्री मार्क, ठीक है। तो जब आप उसको हीट कर रहे हो नीचे से, तो 80 डिग्री के तापमान पे पहुंचने के बाद जो आपका कॉलम है जिनके अंदर बीड्स लगे होते हैं, और जो आपका लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो उससे क्रॉस आउट कर जाएगा, बिकॉज देयर इज़ अ सेम, वहाँ पे आपका टेम्परेचर डिफरेंस नहीं हो रहा। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस नहीं हो रहा तो हीट ट्रांसफ़र भी नहीं होगा और वो आसानी से वहाँ पर क्रॉस कर जाएगा। लेकिन ऐसा लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, वो क्या करेगा, वो उन बीड्स से टकराता रहेगा, ठीक है। जिनका मतलब जैसे 100 डिग्री है उसका ज़्यादा है, तो वो क्या करता रहेगा, उससे टकराता रहेगा, अपनी एनर्जी लूज़ करता रहेगा, ठीक है, टू फर्दर इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, ताकि उसका टेम्परेचर दोबारा से बढ़ जाए, एंड कंडेंसिंग बैक टू फॉर्म टू बिकम अ लिक्विड। मतलब वहाँ पे टकराएगा, अपनी एनर्जी लूज़ करेगा और दोबारा से लिक्विड में गिर जाएगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स इन लिक्विड, देयर बॉइलिंग पॉइंट इज़ हाई, ठीक है। उनका जो टेम्परेचर होता है, उनको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि उनके जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। सो इसी वजह से क्या होता है, वेपर स्टेट में जैसे ही उनका टेम्परेचर आप कम करते हो तो वो उस अट्रैक्शन फोर्स को रिगेन करता है और फिर कंडेंस होना शुरू हो जाता है। ये सिंपल फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। मैं दोबारा से एक बार आपको बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। इसके अंदर फ्रैक्शंस लगे होते हैं, ठीक है। फ्रैक्शंस में आपके क्या लगे होते हैं, कॉलम जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर बीड्स होते हैं, बीड्स सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे लिक्विड को आप हीट करते हो तो उसके अंदर अलग अलग टेम्परेचर के बॉइलिंग पॉइंट, जिनका टेम्परेचर है उनको अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, तो उस पर आप उसको हीट करते हो। तो जैसे ही टेम्परेचर, आपको पता है हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है, जब देयर इज़ अ डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे ही आप उसको हीट कर रहे हो तो जो लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जब फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर कॉलम का जो टेम्परेचर है वो उतना ही पहुंच जाता है, तो वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती, तो वो वेपर की फॉर्म में बिल्कुल क्रॉस आउट कर जाता है। लेकिन जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट आपका ज़्यादा होता है, ठीक है, 100 डिग्री होता है, तो वो क्या करते हैं, कॉलम पे अपनी एनर्जी लगातार लूज़ करते रहते हैं और दोबारा से क्या करते हैं, कंडेंस होकर के लिक्विड में बन जाते हैं। क्योंकि वो वेपर कब बने हैं, वो वेपर बने हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर बने हैं। तो लेकिन जब 100 डिग्री से वो कम पे होना शुरू हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है, 70 पहुंच जाएगा, तो दोबारा से वो नीचे लिक्विड के फॉर्म में गिर जाएगा। फिर उसको आप हीट करोगे, फिर से 100 डिग्री पहुंचेगा, फिर वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके का ये पूरा प्रोसेस होता है। मतलब वहाँ पे कॉलम पे जा करके वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं। ये एक फिनोमिना है। अब मैं आपको थोड़ा सा इंडस्ट्रियल का प्रोसेस बताऊंगा। इंडस्ट्री में फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है बड़े लेवल पे। जैसे क्रूड ऑयल है, इसको आपने हीट करा, हीट करने के बाद ये स्टीम की फॉर्म में बदला, स्टीम की फॉर्म में बदल के ये जो आपको पूरा कॉलम दिख रहा है, टावर दिख रहा है, फ्रैक्शनेटिंग टावर, ये अलग अलग यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगे हुए हैं। तो यहाँ पे एक प्लेट होती है इनके अंदर, और इन पे अलग अलग आपको
जो है वो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। सबसे नीचे टेम्परेचर ज़्यादा होता है और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे इस फ्रैक्शनेटिंग टावर में वैसे वैसे टेम्परेचर आपका कम होता चला जाएगा। जैसे जो सबसे नीचे है आपको फ्यूल ऑयल 350 डिग्री के आसपास मिलता है, जो कि शिप्स और फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है। और उससे ऊपर आपको 300 डिग्री जो कि ऑयल आपका कार एंड अदर मशीन्स में यूज़ होता है। फिर डीजल आपको मिलता है, डीजल का कम टेम्परेचर पे जो है उसको अलग कर देते हैं आप फॉर द डीजल इंजन। ठीक है, इस तरीके का प्रोसेस रहता है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन वर्क कैसे करता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम दोबारा से एक बार नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री में आपको पता होगा कि बॉइलिंग पॉइंट कम या ज़्यादा होता है, उसके पीछे की साइंस क्या है। तो जैसे आपका क्रूड ऑयल है, आपको पता है क्रूड ऑयल को आपने हीट करा, वो स्टीम की फॉर्म में जाकर के फ्रैक्शनेटिंग टावर के अंदर गया, जहाँ पे जो टॉवर है वो नीचे से लेके ऊपर तक अलग अलग टेम्परेचर पर सेट है। ऊपर सबसे कम टेम्परेचर होता है। तो क्रूड ऑयल एक हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, जिसके अंदर आपकी अलग अलग कार्बन की जो चेन्स होती हैं वो अलग अलग होती है। डिफरेंट कार्बन चेन्स होती हैं, उनकी लेंथ भी अलग अलग होती है। तो लेंथ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और उतनी ज़्यादा उसको क्या करोगे आप, उसको बॉयल करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। सो बेसिकली क्या होगा, सो देयर आर द डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मेकिंग अप द मोलिक्यूल। ठीक है, सम मोलिक्यूल आर शॉर्ट विद ओनली अ फ्यू कार्बन इन द चेन एंड सम आर लॉन्ग। इंटरमोलिकुलर forces acting between the molecule, and longer the molecule the greater the molecular force. As you can see here, the small molecule having weaker molecular forces, so it requires less energy to break them apart and turn them into a gas. So they have a low boiling point. The longer the molecule, the greater the intermolecular forces and more energy, and therefore the high temperature will be needed to evaporate those molecules. So they have a high boiling point. So now we understand how chain length is related to the boiling point of the molecule. जितनी ज़्यादा आपकी चेन लेंथ लंबी होगी उतने ज़्यादा कार्बन के मोलिक्यूल अटैच रहेंगे, उतनी ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा। ठीक है, सो आप देखिएगा कि कैसे ये मेथड काम कर रहा है। क्रूड ऑयल को आपने हाई टेम्परेचर पे हीट किया आउटसाइड ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग जो टावर है, कॉलम है। तो जो हॉट क्रूड ऑयल है ये आपका वेपर फॉर्म में आपका बन गया है, उसको अपने कॉलम के अंदर पंप करना है। कॉलम में क्या लगा हुआ है, हीट ग्रेडियंट लगा हुआ है। हीट ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि ये इसका जो टेम्परेचर है जो वो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस के साथ साथ इसका हीट चेंज होता रहता है। and is very hot at the bottom, going cooler as we move up the top. Even at the bottom of the column where the temperature is still high, some long chain molecule with high boiling points begin to condense back into the liquid and are collected at the bottom of the column. वहाँ पे आप बॉटम ऑफ द कॉलम को उनको कलेक्ट कर सकते हो। द रेस्ट ऑफ द मोलिक्यूल स्टार्ट टू राइज अप द कॉलम मेकिंग देयर वे थ्रू बबल कैप्स। अब हर ट्रे में क्या लगा हुआ है, एक बबल कैप लगा हुआ है। बबल कैप करता क्या है, बेसिकली इनकी टाइमिंग थोड़ी सी बढ़ा देता है। ठीक है, जो इनका राइज करने का, वेपर का राइज करने का जो रेट है उसको स्लो डाउन कर देता है। एकदम से तेज़ी से वो ऊपर नहीं जाएंगे, उनको थोड़ा स्लोली जो है वो बबल कैप के थ्रू जाएंगे ताकि वो कंडेंस होकर के ठंडा हो जाए और ट्रे में कलेक्ट हो जाए। एकदम से अगर वो वेपर के फॉर्म में ऊपर चले जाएंगे तो फिर उनको आप ठंडा नहीं कर पाओगे। सो बबल कैप का बेसिकली फंक्शन यही है कि राइजिंग वेपर की रेट को वो स्लो डाउन करता है ताकि वो वहाँ पे आगे कूल हो सके, कंडेंस हो सके और कलेक्ट हो सके। स्मॉल मोलिक्यूल हैव लो बॉइलिंग पॉइंट and so condense much higher in the column where the temperature is cooler still. As you see, hydrocarbons with similar boiling points are collected in the same way, and this is why they are known as fractions. They are mixture of hydrocarbons with similar boiling points. Each fraction has important uses. Some example of fractions are petrol, that is useful for fuel for car, naphtha used in manufacture of chemical and as a fuel, kerosene as a aircraft fuel, diesel oil is used as a fuel for car vans and lorries, and bitumen a mixture of large hydrocarbon used to lay roads and the roof. तो अलग अलग होता है आपका ये अलग अलग जो चेन होती है इनकी हाइड्रोकार्बन्स की, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टेम्परेचर पे आप अलग अलग लिक्विड ऑब्टेन कर सकते हो इनका। उसके बाद देखिए सेपरेटिंग फनल। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब दो अघुलनशील अनडिजोल्व लिक्विड्स का आपका मिश्रण हो और उनके बीच एक अलग परत का निर्माण हो। जैसे कि आप जल और तेल, ठीक है, जल और तेल को आप ये सेपरेटिंग फनल से आप इसको यूज़ कर सकते हो। दो अघुलनशील जो आपस में घुलते नहीं हो और एक परत अलग से बना देते हैं। सेंट्रीफ्यूगल मेथड। सेंट्रीफ्यूगल मेथड जैसे आप घरों में जो आपका क्रीम मिल्क होता है, ठीक है, ऐसा मिल्क जिसमें क्रीम हो, ठीक है, तो उस मिल्क से आप उस क्रीम मिल्क से आप मक्खन निकालते हो, ठीक है, तो वहाँ पे यूज़ होता है। तो क्रीम मिल्क से ही आप मक्खन निकाल सकते हो। तो कभी कभी द्रवों में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि ये छनक पात्र से बाहर निकल जाते हैं, तो इन कणों को पृथक करने के लिए फिल्ट्रेशन विधि का यूज़ जो है वो
नहीं किया जा सकता। तो ऐसे मिश्रण को आप सेंट्रीफ्यूगल मेथड से अलग करते हो। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, सिद्धांत के अनुसार मिक्सचर जो होता है आपका, जैसे दूध हो गया, ठीक है, तो दूध में बेसिकली आपका एक तरीके से इसमें आपके अलग अलग चीज़ें आप निकालते हो इसमें, तो उसको आप सेंट्रीफ्यूगल मशीन में ही आप उसको घुमाते हो, तो द्रवों के जो भारी कण हैं वो बेसिकली नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, और हल्के कण जो हैं वो आपके ऊपर ही रह जाते हैं। इस विधि का प्रयोग डेयरी और घरों में दूध से क्रीम मक्खन निकालने में होता है। कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों को सुखाने में होता है, ठीक है। तो जब कपड़े सूखते हैं बेसिकली वो सेंट्रीफ्यूगल मेथड से ही आपके कपड़े जो है वो सूखते हैं, और आपका जांचशाला में आपका रक्त और मूत्र की जांच में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे एक सेपरेटिंग फनल हो गया, ऊपर आपका स्टॉपर हो गया, यहाँ पे आपका 2 इमिस्क्यूबल लिक्विड है दैट डू नॉट मिक्स। यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ यूज़ होगा ग्रेविटी और डेंसिटी का। अगर आप सेंट्रीफ्यूगल मेथड की बात करें तो वहाँ पे भी डेंसिटी का यूज़ हो रहा है, ठीक है, प्रिंसिपल ग्रेविटी एंड डेंसिटी का, बट वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उस मिक्सचर को एक रोटेटिंग मशीन में रोटेट करवा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये जो मिक्सचर है ये अलग परत बना लेगा, जो भी आपका जो इमिस्कल लिक्विड है, ठीक है, जैसे ये ऑयल है ये अलग परत बना लेगा, ये ऊपर चला जाएगा, वाटर है ये एक अलग परत बना रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने स्टॉपर को रिमूव करके तो जितना भी आपका लिक्विड है उसको आप अलग निकाल लो, और जो आपका ये ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा है, ठीक है, जिसने एक अलग आपकी लेयर बनाई हुई है जो कि उस लिक्विड में घुल नहीं रही थी, तो वो आपकी क्या होगी, सेपरेट होगी। तो सेंट्रीफ्यूगल मेथड भी बेसिकली वही है, उसमें एक जो हल्के पार्टिकल होते हैं वो आपके ऊपर आ जाते हैं, और जो लाइटर है वो ऊपर आ जाते हैं, जो आपके बाहरी हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है वो नीचे बैठ जाते हैं। जैसे ब्लड है, ब्लड में आपके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, ब्लड इज़ मेड अप ऑफ सो मैनी कंपोनेंट, दैट इज़ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, ये सभी कंपोनेंट से ब्लड क्या होता है, मिलकर बना होता है। तो आपने जैसे किसी ब्लड में आपको पता करना, आपने उनको सेपरेट करना आरबीसीज वगैरह को, तो आप करते क्या हो, आप वो ब्लड सैंपल को टेस्ट ट्यूब में लेते हो, तो एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर आप उसको रखते हो और उसको बहुत ज़ोर से आप घुमाते हो। तो घुमाने के बाद जो आपका आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल, वो आपका हैवी होता है तो नीचे सेटल डाउन हो जाता है। उसके ऊपर आपका वाइट ब्लड सेल होता है, और उससे ऊपर आपको प्लाज्मा मिलती है जो कि हल्की होती है बिल्कुल। तो वो अलग अलग इनकी जो है वो डेंसिटी के बेसिस पर ये अलग अलग आपको दिखाई देने लगते हैं। सब्लिमेशन का आपको पता ही है क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिन्हें गर्म करके वे सीधा द्रव अवस्था में आए बिना ही गैसेस अवस्था में चले जाते हैं। जैसे कि कपूर हो गया, ठीक है, कपूर का भी सेम यही फिनोमिना है, वो सीधा आपका गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी आज का ये लास्ट टॉपिक है। क्रोमेटोग्राफी भी देखिए, जितना आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी उतनी सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको करवा रहा हूँ। क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली क्या होता है, किसी भी मिश्रण से उसके घटकों को अलग करने की एक विशेष विधि है। इसमें प्रयुक्त स्याही में जो जल है वो सोलवेंट है, और जो आपका डाई है वो सोल्यूट के रूप में है, तो आपको वो अलग करना है। इस स्याही की बूंद को आप क्या करते हो, फिल्टर पेपर की एक पतली परत पर लगाकर उसे जल से भरे बीकर में इस तरीके से आप इसको डुबोते हो कि बूंद वाला भाग जल की सतह से क्या है, वो आपका ऊपर रहे। तो जैसे ही जल जो होता है वो फिल्टर पेपर पर ऊपर आ जाता है, क्योंकि जो फिल्टर पेपर है ये ना वाटर को एब्जॉर्ब करता है, तो वाटर क्या करता है, राइज करता है, ठीक है, कैपिलरी रिएक्शन की वजह से। तो जो जल है वो फिल्टर पेपर पर ऊपर आ जाता है, और वह अपने साथ जो है वो डाई के कणों को भी ले लेता है। प्राय डाई 2 या 2 से अधिक कलर का मिक्सचर होता है। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे आपने ली थी एक बूंद स्याही की, बट वो एक्चुअल में अलग अलग, जैसे ही वाटर जो है वो आपका ऊपर मूव करता रहेगा तो हम देखेंगे कि रंग वाला घटक जल में अधिक घुलनशील है, तेज़ी से इसमें ऊपर उठता है। इस प्रकार आपका रंगों का पृथक्करण जो है वो हो जाता है। तो इस तरीके से मतलब ये अलग अलग कलर्स में क्या होता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली क्या होता है, 2 फेज़ होते हैं आपका, एक मोबाइल फेज़ होता है और एक आपका होता है स्टेशनरी फेज़। स्टेशनरी फेज़ पेपर ही होता है, और जो मोबाइल फेज़ होता है वो क्या हो गया आपका सोलवेंट, आपका क्या हो गया, पेपर इज़ अ स्टेशनरी फेज़ एंड सोलवेंट इज़ द मोबाइल फेज़। सो व्हेन वाटर राइज ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स द डाई ऑफ इंक अलोंग विद इट। सो आपका कंपोनेंट विच इज़ मोर सोल्यूबल इन वाटर, ऐसा कंपोनेंट जो वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल है तो वो क्या करेगा, राइज करेगा जल्दी, एंड इज सीन एट हायर प्रोपोर्शन, वो सबसे ऊपर आपको दिखेगा। और ऐसा कंपोनेंट जो थोड़ा सा टाइम लेगा घुलने में, जो कम सोल्यूबल है, वो आपको नीचे दिखाई देगा। तो अलग अलग कलर्स हैं, वो बेस्ड ऑन देयर सोल्यूबिलिटी at the rate at which they are soluble. If they are more soluble, so they appear on the top of the paper. So 2 फेज़ हैं, मोबाइल फेज़ एंड स्टेशनरी फेज़। सिंपल सा यही है फंडा इसमें। अब आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करते हैं, पदार्थों का हम सेपरेशन करते क्यों हैं, वाई वी आर डूइंग सेपरेशन ऑफ दी पार्ट, ये मैटर,
ठीक है, जो कि आपस में मिक्स हो जाते हैं अनचाहे पदार्थ को दूर करने के लिए और अशुद्धियों को दूर करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा आप अभिकेंद्रण द्वारा पृथक्करण का विधि का अनुप्रयोग नहीं करते? तो आप दूध से मक्खन सेंट्रीफ्यूगल मेथड से यूज़ करते हो। मशीन में आपके जो कपड़े हैं गीले हैं तो वो सुखाने के लिए आप यूज़ करते हो। जब आप वो बहुत तेज़ घूमता है तो उससे होता क्या है, जो कपड़ा है वो भारी होता है, नीचे बैठ जाता है। जो वाटर है हल्का है कपड़े से, तो वो क्या करता है, वाटर बाहर निकल जाता है। मिलावट किए गए खाद्य पदार्थ को आप क्या करते हो, अलग करते हो। ठीक है, तो ये आपका अभिकेंद्रण यूज़ नहीं होता। बाकी रक्त और मूत्र की जाँच प्रयोगशालाओं में आप सेंट्रीफ्यूगल मेथड यूज़ करते हो। निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण विनोइंग फटकना विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो अनकण तथा भूसे का मिश्रण। दूध से दही, दूध से मक्खन और मक्खन से दूध को अलग करने के लिए कौन सी प्रक्रिया यूज़ करते हैं? सेंट्रीफ्यूगल मेथड। अगर आपको समुद्री जल से नमक प्राप्त करना है तो आप क्या करोगे? वेपोराइजेशन करोगे। ऊर्ध्वपातन क्या है? अगर आप किसी पदार्थ का ठोस से सीधा गैस में परिवर्तन कर देते हो तो वो होता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है किसमें? अमोनियम क्लोराइड में। मिश्रण के रंगीन घटकों को अलग अलग करने की जो है वो प्रक्रिया को क्रोमेटोग्राफी के द्वारा जाना जाता है। प्रभाषी आसवन विधि का प्रयोग जो आप करते हो तैलीय पदार्थ शुद्धिकरण के लिए किया जाता है जब डैश होता है, अगर आपको उनका बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री से कम होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण जो है वो कीपों और फनलों द्वारा किया जाता है? तेल और पानी का, जिसमें वो सेपरेट लेयर बना लेता है ऑयल की और वाटर की बेस्ड ऑन द डेंसिटी। तो जो ज़्यादा हैवी होता है वो नीचे आप उसको सेपरेटिंग फनल में स्टॉप पर लगाता है, उससे आप उसको अलग कर सकते हो। चलिए जी, ये आज का आपका टॉपिक ख़त्म हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आपको कोई बुक चाहिए जो कि बहुत अच्छी तरीके से पूरी साइंस की मैंने आपकी बनाई हुई है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, उसको आप ले सकते हो। धन्यवाद।